हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियोस में मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आज हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे विच इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, हमारे चैप्टर का क्या नाम है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सो सबसे पहले पढ़ते हैं हम द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग की? देखिए, सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एज अ बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, किसी भी चीज का डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग क्या है? बैकबोन है। ठीक है, हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एज अ बैकबोन वर्क करती है। अब बैकबोन आप तो जानते ही हैं कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो समझ गए आप? अब देखिए, अब ऐसे तो हम कह देंगे और आप मान लेंगे, ऐसा तो है नहीं, या फिर किसी ने कह दिया और हम लोग ने मान लिया। ठीक है, इसके कुछ रीजंस है जिससे प्रूव होता है कि हाँ दिस इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, अब उसके कुछ रीजंस पढ़ते हैं। जैसे इट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या करती है? मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है। ठीक है, और जॉब भी प्रोवाइड करती है हमारे डिफरेंट सेक्टर में, प्राइमरी एज वेल सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ये पॉइंट हो गया। क्या हो गया? कि मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर को किया इसने, क्या किसके थ्रू? और जॉब भी प्रोवाइड की प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। ठीक है, एक्सपेंड आवर ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, जो हम मैन्युफैक्चर गुड्स का एक्सपोर्ट जब करते हैं तो ये क्या मतलब एक्सपेंड करता है हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स को। ठीक है, सपोज करिए इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना, ठीक है, सपोज करिए कोई कॉम्ब बना, ठीक है, कंघा बना, अगर हमने सिर्फ इंडिया ही में उसको कंज्यूम कर लिया तो इससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम बहुत सारे कॉम्ब इतने बना ले कि एक्सपोर्ट भी कर सके तो ये क्या? एक्सपेंशन ऑफ अवर ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, जो हमारी ट्रेड और कॉमर्स का जो एक्सपेंशन है वो वास्ट हो जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू? एक्सपोर्ट के थ्रू। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग हमारी हेल्प करती है। ठीक है, अब देखिए, हेल्प इन प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री। अब जब हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम फ्री में कर देंगे। ठीक है, उसका कुछ चार्ज लेंगे। ठीक है, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा बहुत सारा। ठीक है, और जो हमारी कंट्री है उसको प्रॉस्परस भी बनाएगी। ठीक है, ये एक्सपेंशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया हैव बूस्टेड एग्रीकल्चर। ठीक है, जो एग्रो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री, ठीक है, वो बूस्ट करती है हमारे एग्रीकल्चर को। ठीक है, जैसे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर, ठीक है, और जितना ज्यादा उसको कंज्यूम करेंगे तो हमारा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो क्या करती है? बूस्ट करती है एग्रीकल्चर को। ठीक है, जो इंडस्ट्री है, ठीक, वो डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड है। देखिए कैसे, जो एग्रीकल्चर है हमारा, एग्रीकल्चर, ठीक, वो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों आपस में डिपेंडेंट है। ठीक है, कोई इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकता इंडस्ट्री। ठीक है, कैसे? देखिए, इंडस्ट्री में कुछ भी मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं? रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल में कहाँ से प्रोवाइड होगा? यहाँ से, एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो ये इसको क्या प्रोवाइड करती है? रॉ मटेरियल। वहीं अब इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को क्या प्रोवाइड करती है? देखिए, मॉडर्न तरीके से आज एग्रीकल्चर जो होता है उसमें क्या है? मॉडर्न टेक्निक्स यूज होती हैं। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम के जो बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। तो ये कहाँ बनते हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो होते हैं, लेकिन यूज कहाँ होते हैं? एग्रीकल्चर में। तो ये भी इंटरडिपेंडेंट है कि इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स इसमें यूज होते हैं और एग्रीकल्चर के इंडस्ट्री में। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट कोई नहीं है, डिपेंडेंट है दोनों। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज प्रोवाइड मैनी एग्रीकल्चर इनपुट्स। ठीक है, इंडस्ट्रीज जो है बहुत सारे एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड करती है, जिससे हमें क्या है? जो प्रोडक्ट्स है उनका ज्यादा अमाउंट हमें मिल पाता है। जैसे कुछ इरिगेशन सिस्टम्स प्रोवाइड कर दिए, जैसे इरिगेशन पंप हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया। ठीक है, एनपीके जो हमें चाहिए अमाउंट में, सॉइल की फर्टिलिटी में एनपीके का रेशियो क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो आजकल जो भी हमारे क्रॉप्स हम उगाते हैं, ठीक है, उसमें एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अमाउंट जो है वो उतना नहीं मिल पाता है। तो हमारी क्रॉप जितनी उसकी लिमिट होती है ग्रो होने की, उतनी ग्रो हो ही नहीं पाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जो हमारी क्रॉप है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट में ही फर्टिलाइजर्स मिला देते हैं। ठीक है, जिससे वो ज्यादा मतलब ग्रो करे और हमको ज्यादा आउटपुट मिले। ठीक है, तो फर्टिलाइजर कहाँ बने? इंडस्ट्री में ही तो बने। तो ये इंडस्ट्रियल डिपेंडेंट हो गए एग्रीकल्चर पे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जो इंडस्ट्री है
उसने हमारी ट्रांसपोर्ट भी डिफरेंट टाइप के जनरेट किए हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जनरेट किए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट है, इससे ये बेनिफिट है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक, उनका क्या हो, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन हो वो इजी तरीके से हो जाता है, अच्छी क्वांटिटी में भी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा नहीं, जैसे लार्ज अमाउंट में अगर ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है, अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है उनका। तो ये हेल्प विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री से ही तो हुआ, क्योंकि इंडस्ट्री ने ही तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप किए, ठीक है। तो ये सारे प्रूफ थे किसके, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हम पढ़ते हैं। वैसे तो इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन दो हमको मेजरली पढ़ने हैं, जो कि हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल के सोर्स पे बेस्ड टू टाइप्स हमें आगे बिल्कुल डीप में पढ़ने हैं। अभी हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हमारा, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक, कि कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं इंडस्ट्रीज। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट टाइप है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल का सोर्स क्या है, ठीक है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान। इसके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है एग्रो बेस्ड, ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, और सेकेंड होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जो क्या हो, जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर बेस्ड हो, ठीक है। जैसे हमारी इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी कॉटन आ जाएगी, जूट आ जाएगी, सिल्क आ जाएगी, शुगर आ जाएगी, ये सब किस में आएंगी, एग्रो बेस्ड, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसके रॉ मटेरियल होते हैं, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड आपको नाम से समझ में आ रहा है, इसका रॉ मटेरियल किसके बेस्ड होगा, मिनरल्स पे। अब मिनरल्स हमारे कौन कौन से हो गए, जैसे आयरन हो गया, स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है, जैसे टिस्को एग्जांपल, ठीक है, तो ये मिनरल बेस्ड हो गया, ठीक। ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, ठीक है। अब उसके रोल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, ठीक। अब उसका मेजरली रोल क्या है, उसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होते हैं दो टाइप्स के। फर्स्ट कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, बेसिक और की इंडस्ट्रीज, ठीक है, बेसिक और की इंडस्ट्रीज, बेसिक और की इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज। अब बेसिक या की इंडस्ट्रीज जो बेसिक पे डिपेंड हो, जैसे जो सप्लाई रॉ मटेरियल की है वो मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, मतलब ऐसा वो कि रॉ मटेरियल सप्लाई हो लेकिन कुछ अदर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है, मतलब वो रॉ मटेरियल वही नहीं हो, रॉ मटेरियल ला कर उसका कुछ अदर मैन्युफैक्चर गुड्स बना जाए, वैसी इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक। ऐसा समझते बेसिक चीजों के लिए जो इंडस्ट्री होती है, लेकिन डायरेक्ट रॉ मटेरियल से नहीं, रॉ मटेरियल को लाकर मैन्युफैक्चर गुड्स करके उसको बनाने की टेक्निक को बेसिक इंडस्ट्रीज में काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे आयरन एंड स्टील हो गई, कॉपर स्मेल्टिंग हो गई, ठीक है, ये सब किस में आ गई, बेसिक इंडस्ट्रीज में। सेकेंड हमारा टाइप है कंज्यूमर इंडस्ट्री। कौन सा है, कंज्यूमर इंडस्ट्री। ये सब आपको नेम से ही पता चल रहे होंगे कि कौन सा किस पे, ठीक है। तो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर, मतलब ऐसा गुड्स प्रोड्यूस करती है इंडस्ट्री जो डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर को हो, ठीक है, मतलब डायरेक्ट उसका यूज कर सके कंज्यूमर, ठीक है। ऐसा नहीं आधा बना फिर कुछ और उसका कन्वर्ट हुआ फिर कुछ और, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ बनेगा वहां जो डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर की होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री में बनती है, डायरेक्ट आके कंज्यूमर उसको यूज कर लेता है, ठीक है। टूथपेस्ट, ठीक, टूथपेस्ट हो गया, तो क्या है, घर में बनाता तो है नहीं, उसको बना बनाया मिलता है, यूज कर लेता है।
जैसे इसमें वैसी चीज नहीं बनती जैसे हम आटा लाते हैं, आटे का लाते हैं, फिर उसको कुछ और बनाते हैं, ऐसी चीज नहीं, बिल्कुल रेडीमेड चीजें, ठीक है, जो कंज्यूमर के डायरेक्ट यूज में है, उसको कंज्यूमर इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब किस इंडस्ट्री में हम कितना ज्यादा या कितना कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बेसिस पे, कैपिटल मतलब पैसा, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसके बेसिस पे हमारी टू टाइप्स की होती है इंडस्ट्रीज, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती है जिसमें रिक्वायर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो, मैक्सिमम 1 करोड़ का हो, और मोर देन 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। तो टू टाइप्स की कौन सी हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल में जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना 1 करोड़ का हो, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का हो। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का हो लेकिन स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉय करती हो, मतलब जो लेबरर्स हैं वो कम यूज होते हैं इसमें, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। और वहीं लार्ज स्केल इंडस्ट्री में लेबर्स ज्यादा यूज होते हैं। क्यों? अब आप खुद सोचिए, अगर एक छोटे से एरिया में इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे तो वहां मिनिमम लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब बहुत ज्यादा लोग को नहीं हायर करेंगे हम। लेकिन अगर लार्ज स्केल पे करेंगे तो हर जगह हमको देखना पड़ेगा ना, इसलिए हम ज्यादा लोगों को हायर करेंगे। तो वही बात हो गई कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 करोड़, ठीक है, और स्मॉल लेबर की रिक्वायरमेंट है। और वहीं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में मोर देन 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है और जो लेबरर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन हो गया। अब फोर्थ क्लासिफिकेशन हमारा कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप के बेसिस पे, बेसिस ऑफ ओनरशिप, बेसिस ऑफ ओनरशिप, उस मतलब उस इंडस्ट्री की ओनरशिप किसके पास है, इसके बेसिस पे। इसके बेसिस पे हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर हो गया, सारे क्लासिफिकेशन आपको नाम से ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, देखिए, प्राइवेट सेक्टर वो होता है इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो इंडस्ट्री है वो ओन्ड भी हो, मतलब उसी की हो, और जो ऑपरेट भी कर रहा हो वो भी एक ही बंदा हो या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, ठीक है। वैसी इंडस्ट्रीज को हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर रखते हैं, ठीक है। पब्लिक हमारा सेक्टर, या पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती है वो कौन सी होती है, इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, जो हमारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ओन्ड करती हैं, ठीक है, वो इंडस्ट्रीज कैसी होती हैं, पब्लिक सेक्टर। अब सबका एग्जांपल आपको देते हैं। और जॉइंट सेक्टर वो होता है जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों कंबाइन करके काम करे, लाइक गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व हो और जो इंडिविजुअल है वो भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो अब हम पब्लिक सेक्टर की एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इंडस्ट्रीज होती है इसमें। तो एग्जांपल सेल और भेल, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। हमारा पब्लिक सेक्टर की जैसे सेल हो गया, भेल हो गया, ठीक है, ये हमारी इंडस्ट्रीज है। तो ये हमारी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज हो गई। प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज जैसे हमारी टिस्को हो गई, डाबर इंडस्ट्रीज हो गई, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टिस्को हो गया स्टील कंपनी, और हमारा डाबर इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारी प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। ज्वाइंट सेक्टर में कौन सी, जैसे ऑयल लिमिटेड हो गया, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जहाँ से हमें ऑयल मिलता है। तो ये कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में OIL भी बोलते हैं, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये हमारी ज्वाइंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हो गई। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आपको समझ में आ गया। एक और क्लासिफिकेशन है फिफ्थ, ठीक है, बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड फिनिश्ड गुड। अब देखते हैं ये क्या है। तो ये 4 क्लासिफिकेशन हो गया, फिफ्थ पढ़ते हैं।
फिफ्थ है हमारा बेस्ड ऑन द bulk and weight of raw material. Bulk and weight of raw material. Bulk and weight of raw material. मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड, ठीक है, इसमें रॉ मटेरियल भी देखेंगे और फिनिश्ड गुड को भी देखेंगे, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है। अभी तक हम रॉ मटेरियल को देख रहे थे फर्स्ट क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब देखिए ऐसी इंडस्ट्रीज, ठीक, जिनका क्या हम देखें, बल्क ऑफ वेट ऑफ रॉ मटेरियल, बल्क देखें और वेट देखें किसका, रॉ मटेरियल हो चाहे फर्निश्ड गुड हो उसका, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में पढ़ते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज में दो क्लासिफिकेशन आएंगे, कौन कौन सा, हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज, ठीक, हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज। अब देखिए हैवी में जो भारी इंडस्ट्रीज होंगी, जो भारी सामान बनाती होंगी, लाइट इंडस्ट्रीज में वो इंडस्ट्रीज आएंगी जिनका रॉ मटेरियल भी हल्का हो, मतलब लाइट हो, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो भी लाइट हो, ठीक। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को लाइट एंड हैवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे हैवी इंडस्ट्रीज में हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा आयरन एंड स्टील, ठीक है, उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो भी हैवी होता है और जो प्रोडक्ट होता है मतलब फिनिश्ड गुड होता है वो भी हैवी होता है, आयरन एंड स्टील कंपनी इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये हमारे इसका एग्जाम्पल हो गया हैवी। अब लाइट का हमारा जैसे हो गया इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड जो होता है वो ठीक ठाक होता है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता है, ठीक है, तो वो हमारा लाइट इंडस्ट्रीज में आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक एक क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला जो था किसके, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बेस पे, उसमें टू टाइप्स पढ़े थे हमने, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, ठीक है, टू टाइप्स से, इन दोनों को क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है और सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब देखो इससे ये इस नेम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो रॉ मटेरियल है वो किस पे बेस्ड होगा, एग्रीकल्चर पे। ऐसा तो है नहीं कि मैन्युफैक्चर्ड गुड पे बेस्ड हो, ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो रॉ मटेरियल है वो किस पे बेस्ड होगा, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो इसके हम आगे इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, किसमें, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले इंडस्ट्री हमारी टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक, और इसका जो रॉ मटेरियल होगा ये आपको जरूर याद रखना है, रॉ मटेरियल जो होगा वो किस पे बेस्ड होगा, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड होगा इसका रॉ मटेरियल, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स 4% ऑफ अवर जीडीपी, जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, या आप ये टर्म इकोनॉमी में पढ़ेंगे, ऐसा समझ लीजिए पूरे इंडिया की जो इकोनॉमी होती है वो ऐसे जीडीपी काउंट होती है, बस इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। वैसे तो जीएनपी भी काउंट होती है लेकिन आप सिंपल टर्म्स में जीडीपी, आप इकोनॉमी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना कंट्रीब्यूट करती है, 4%, ठीक है, 4% ऑफ जीडीपी, हमारे जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4% कौन सी इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। इट इज ओनली इंडस्ट्री विच इज सेल्फ रिलायंट, ठीक है, मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि कैसी है, सेल्फ रिलायंट। अब सेल्फ रिलायंट कैसे, खुद से खुद बना ली ऐसा तो है नहीं, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स वैल्यू चेन, कैसे सेल्फ रिलायंट है, टू कंप्लीट इट्स वैल्यू चेन, ठीक है। अब इसको आप समझ नहीं पाए होंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड, जैसे रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड मतलब कच्चा, कोई भी कच्चा प्रोडक्ट लेंगे उसका जो मैन्युफैक्चर्ड गुड होगा मतलब हाई लोवेस्ट से हाईएस्ट तक जो भी उस रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चर होगा वो एक ही इंडस्ट्री में होगा। सपोज करिए हम पेड़ से या जूट लाए, ठीक है, जूट लाए, उसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही इंडस्ट्री में बनेगा, ठीक है। जैसे आपको अदर एग्जांपल देते हैं, कॉटन है, ठीक है, कॉटन से पहले यार्न बनता है तो हो सकता है यार्न किसी और इंडस्ट्री में बने, उसके बाद यार्न लाके दूसरी इंडस्ट्री में कपड़े बने,
ठीक है, तो ये अलग अलग हो गया। लेकिन जूट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो खुद ही में बना लेती है हर चीज, रॉ प्रोडक्ट से पूरा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, जिसको क्या कहेंगे, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। जितना से जितना हाईएस्ट प्रोडक्ट होगा वैल्यू एडेड का, वो अपने खुद में ही बना लेती है। ठीक है, इसीलिए इसको सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये ओनली इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ रिलायंट है। ठीक है, ओनली इंडस्ट्री, ऐसी कोई और इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, ओनली इंडस्ट्री जो सेल्फ रिलायंट है। ठीक, अदर्स की हेल्प नहीं चाहिए होती है इसको। ठीक, इट कंट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, ये कंट्रीब्यूट किसमें करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में करती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में करती है, फॉरेन एक्सचेंज में करती है। ये तो बेसिकली सारी इंडस्ट्रीज करती हैं। जैसे फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प करती है, अगर एक्सपोर्ट होगा तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज होंगे। ठीक है, एक्सचेंज में हेल्प करती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक, ये तो कॉमन पॉइंट है सारे इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी ज्यादा करती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसमें कंट्रीब्यूट करती है ये। ठीक है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री, ठीक है, या सेक्टर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है आफ्टर एग्रीकल्चर। ये सब कहाँ है, इंडिया में। इंडिया में फर्स्ट सेक्टर जो है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, वो कौन सा है, एग्रीकल्चर। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे जो इंडस्ट्री आएगी वो आएगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आफ्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, आफ्टर एग्रीकल्चर। इससे क्या पता चला कि जो हमारे इंडिया है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, हमारी कंट्री मतलब इंडिया एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, एग्रीकल्चर। ठीक है, अब सेकेंड हम इंडस्ट्री पढ़ते हैं कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, कौन सी, कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक, कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या होती है, ये एक एग्रो बेस्ड ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। ठीक है, एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुरानी। जब इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहली इंडस्ट्री कौन थी, हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, ठीक, फर्स्ट कॉटन मिल हमारे इंडिया में, जो फर्स्ट कॉटन मिल स्टेब्लिश्ड हुई थी वो कहाँ हुई थी, मुंबई में। कौन से सन में, 1854 में हमारी कॉटन मिल थी वो स्टैब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट इंडस्ट्री, फर्स्ट कॉटन मिल। ठीक है, फर्स्ट कॉटन मिल हमारी कब स्टैब्लिश हुई थी, 1854। ओके, कहाँ हुई थी, मुंबई में, मुंबई में हुई थी। ठीक है, हमारी फर्स्ट कॉटन मिल। ठीक है, लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक, ये इंडस्ट्री लार्जेस्ट इंडस्ट्री है हमारे इंडिया में। अभी तक अप्रोक्स 1600 कॉटन मिल्स हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इन इंडिया, लार्जेस्ट इंडस्ट्री। एरिया वाइज नहीं, वॉल्यूम वाइज। ठीक है, लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, अप्रोक्स 1600 अभी तक हमारे इंडिया में मिल्स हैं कॉटन की। ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेशन आइडिया है। कॉटन मिल कंसंट्रेटेड है, देखो कॉटन मिल कहाँ कंसंट्रेटेड है, महाराष्ट्र में, गुजरात में। ठीक है, क्यों, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन मिल रही है। मतलब यहाँ जो रिक्वायरमेंट होती है कॉटन को, मतलब अच्छी खासी धूप भी चाहिए। ठीक है, प्रेसिपिटेशन भी ठीक चाहिए। जैसे वीट में होता है, वीट का आपको बढ़ा चुकी हूँ मैं कि वीट में जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जो रेनफॉल चाहिए होती है, अप्रोक्स वही इसको भी चाहिए होता है। ठीक है, तो कॉटन इसलिए वहाँ ग्रो होती है क्योंकि वहाँ पे उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। कहाँ कहाँ एरियाज, अब आप इसके नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, अहमदाबाद हो गया। ठीक, मुंबई हो गया, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद,
ठीक, राजकोट जो कि गुजरात में है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या है, मतलब कौन सा स्टेट है, सिटी है, वो आप आंसर देंगे, और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया क्या है, ठीक है, वो आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। तो हाँ, हमारे ये क्या हो गया, ये एरियाज जो जहाँ पे हमारा कॉटन मिल कंसंट्रेटेड है। ठीक, ये हमारे एरियाज हो गए। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इज स्पिनिंग। ठीक है, हमारे इंडिया में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन होता है, किसका, मतलब स्पिनिंग हमारे इंडिया में बहुत अच्छे क्लास की होती है। ठीक है, तो स्पिनिंग में हमारा इंडिया वर्ल्ड क्लास टॉप करता है। ठीक है, लेकिन वीविंग में लो क्वालिटी है हमारे इंडिया की, मतलब जो भी वर्कर्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है, लो है। लेकिन वीविंग में, स्पिनिंग में हमारा इंडिया बहुत वर्ल्ड क्लास है, लेकिन जो वीविंग है उसमें क्या है, लो क्वालिटी, क्योंकि रॉ मटेरियल उतने अच्छे नहीं मिलते हमारे क्या, इसलिए। ठीक है, इंडिया जो है वो यार्न प्रोवाइड करता है, कहाँ, जापान में। ठीक है, मतलब धागा प्रोवाइड करता है जापान में कॉटन का। ठीक है, लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, ठीक, इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान। ठीक है, तो और उसके बाद जो मैन्युफैक्चर गुड्स है, ठीक, मैन्युफैक्चर गुड्स इंडिया का वो कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता है, यूएसए हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ ये डिफरेंट कंट्रीज में हमारा इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है कॉटन या कॉटन प्रोडक्ट्स। ठीक है, कहीं कहीं कॉटन भी एक्सपोर्ट करता है, कहीं कहीं कॉटन प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करती हैं कॉटन इंडस्ट्रीज। ठीक है, सम प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय कॉटन इंडस्ट्रीज। अब देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। ठीक, मेजरली सारी इंडस्ट्रीज कुछ प्रॉब्लम फेस करती हैं। ठीक है, हम कॉटन का देख रहे हैं, तो कॉटन इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो क्या हो जाती है, उसकी इरेगुलर हो जाता है, मतलब कभी आई कभी नहीं आई। ठीक है, जितना उसको रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की उतनी नहीं मिल पाई, तो क्या है, इरेगुलरिटी है। ठीक है, प्रॉब्लम्स में हमारा हो गया फर्स्ट, इरेगुलरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इरेगुलरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी की इरेगुलरिटी, फर्स्ट प्रॉब्लम ये हो गई। सेकेंड प्रॉब्लम हो गई ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीनरी। ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीनरी मतलब हम बहुत टाइम से बस वही पुरानी मशीन यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी इनहेंस नहीं कर रहे हैं, वही ओल्ड मशीन यूज कर रहे हैं। तो एक टाइम पे हर चीज की एक लिमिट होती है। ठीक है, कि उतने टाइम तक चलेगी। हम लोग है कि वही पुराना तरीका, वही पुरानी मशीन यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ओल्ड प्रोसेस ऑफ मशीनरी। ठीक है, ओल्ड प्रोसेस और मशीनरी, हम लोग ओल्ड प्रोसेस यूज कर रहे हैं और ओल्ड मशीनरी यूज कर रहे हैं, जिससे हमें क्या आउटपुट उतना नहीं मिल रहा है जो आज के टाइम पे जितना सेटिस्फेक्शन मिले हमें उतना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, लो आउटपुट ऑफ लेबर। अब जो लेबर है उनका आउटपुट क्या है, लो है। क्यों, क्योंकि हम लोग ये बस यही चाहते हैं कि हमको देना कम से कम पड़े लेकिन हमको आउटपुट ज्यादा मिले। ठीक है, तो वही हम लोग वही ट्रेडिशन फॉलो करते आ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा क्या है, लो आउटपुट ऑफ लेबर। लेबर भी आउटपुट नहीं दे रहे हैं, तो हमारा आउटपुट क्या है, कम मिल रहा है, तो लो आउटपुट ऑफ लेबर। लो आउटपुट ऑफ लेबर का जो आउटपुट है वो लो हो रहा है। ठीक है, टफ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर मशीनरी। ठीक है, अब जो कॉटन है, जैसे गांधी जी प्रमोट करते थे खादी को, तो बहुत ज्यादा खादी को इस टाइम पे अगर किसी को कह दो कि खादी पहन ले तो वो बिल्कुल ही आपसे हेट करने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही है कि कॉटन को ज्यादा उतना नहीं फेवर मिल रहा है जितना हमको सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज को मिलता है। आजकल डिफरेंट फाइबर के और सिंथेटिक फाइबर के लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कपड़े पहनना इन कंपैरिजन टू कॉटन। ठीक है, तो टफ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंपटीशन कौन सी इंडस्ट्री से, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज से। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री का। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स हो गई कॉटन इंडस्ट्रीज का। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, जूट इंडस्ट्री और भी जो इंडस्ट्रीज हैं वो कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो सारी चीजें, अच्छा लगा हो लेक्चर। So like, share, subscribe the Divine World of Education channel. Thank you.